नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत का निर्वाचन आयोग, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जामों में कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। गठन, इसके गठन के बारे में जानेंगे और संपूर्ण जानकारी, इस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गठन, आइए शुरुआत करते हैं। गठन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल कितना? 324 से 329। तो दोस्तों याद रखना, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है। अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? निर्वाचन आयोग के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 324। तो किन किन का चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग? संसद के चुनाव, राज्य की विधानसभाओं, विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव। ये 4 चुनाव हमारे देश में निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव के लिए अलग से 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो सिर्फ पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न करवाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था मतलब संपूर्ण भारत की चुनाव व्यवस्था निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में आती है। आगे देखते हैं। देखिए आ भी गया। राज्यों में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो सिर्फ पंचायतों और निकाय चुनावों को ही संपन्न करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना, ठीक है। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, 1989 तक 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, ठीक है। लेकिन 1989 में ऐसा क्या हुआ कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो आपको याद होगा 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1988, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस कारण निर्वाचन आयोग के पास काम ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग में अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति की। लेकिन 1990 में पुनः निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। यानी 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और तब से लेके अभी तक इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए। ठीक है। अनुच्छेद 324(4) के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। उनको किस प्रकार के लाभ और सुविधाएं मिलेगी, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी करते हैं। ठीक है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है। यानी सबसे ऊपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अखिल भारतीय चुनाव संपन्न करवाता है। फिर राज्य स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और इसके बाद जिला स्तर पर एज ए कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी माना जाता है, जिस वक्त चुनाव हो रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है। आगे देखते हैं सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती है, यानी इनमें शक्तियाँ में कोई अंतर नहीं रहता है, और एक दूसरे के समकक्ष रहते हैं तीनों सदस्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते भी समान होते हैं, सभी के वेतन भत्ते समान होते हैं, और इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुख सुविधा और वेतन भत्ते मिलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच यदि विचारों को लेकर किसी निर्णय को लेकर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुमत के द्वारा निर्णय किया जाता है। यानी तीन सदस्य में से दो सदस्य जिसके पक्ष में होंगे वो निर्णय मान्य होगा। ठीक है। कार्यकाल और पदावधि। ठीक है। कार्यकाल और पदावधि, तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होता है, या तो 6 वर्ष की आयु उनकी हो जाए या 65 वर्ष की उम्र उनकी हो जाए। 6 वर्ष उनको कार्यकाल हो जाए, 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तब तक वो अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। किसी भी समय अपना हस्ताक्षरित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, हस्ताक्षर करके अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है। और उन्हें अपने कार्यकाल के बीच भी, कार्यकाल के दौरान भी उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते उन्हें हटाने का आधार क्या होना चाहिए? जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उन्हीं आधारों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। और वो आधार क्या है? तो वो आधार ये है, दुर्व्यवहार और अक्षमता। उसके द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया, अक्षमता यानी वो कार्य करने में अक्षम है, तो इन आधारों पर, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत पारित करेंगे। विशेष बहुमत पारित करके एक प्रस्ताव पारित करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है। यानी जो आधार है दुर्व्यवहार और अक्षमता, इन आधारों पर संसद में बहुमत वोट पड़ेंगे और विशेष बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति, अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, आइए देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है, और सीमांकन करना, पहला। दूसरा, मतदाता सूचियां तैयार करना, 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना, नए मतदाता जोड़ना, जिनकी मृत्यु हो गई है उन मतदाताओं को मतदाता सूची में से हटाना। ठीक है। आगे देखते हैं, किसी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है, और उन्हें चुनाव चिन्ह देना।
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव के समय। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दल या राज्य स्तर का दल, इसका जो दर्जा है उसका निर्णय कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी, निर्वाचन कब होना है, कितने दिनों में होना है, समय सारणी, इसका निर्धारण भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का पालन जो दल के समय उम्मीदवार और दल वाले या पार्टी वाले सदस्य करते हैं, तो उसके लिए आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग समय समय पर करता है। संसद, अगला देखिए, संसद या राज्य विधान सभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई मामला अगर आता है तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रम से सलाह देगा। संसद सदस्य के दुर्व्यवहार या निर्योग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में यदि कोई मामला है तो उसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है। अगला देखिए, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए टीवी और रेडियो कार्यक्रम की सूची निर्मित करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रसार के लिए जनता तक संपर्क बनाने के लिए टीवी और रेडियो कार्यक्रमों के बारे में गाइडलाइन का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे देखते हैं, चुनावी धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या अन्य अनियमितताओं के आधार पर चुनाव रद्द करना, ये पावर भी निर्वाचन आयोग के पास होता है। यदि कोई चुनाव में धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, हिंसा या कोई अन्य घटना घटित हुई है, तो उस आधार पर निर्वाचन आयोग यदि चुनाव रद्द करने की कंडीशन है और चुनाव रद्द करना पड़ रहा है तो चुनाव रद्द करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास रहता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन वाले, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और वहाँ 1 वर्ष के समाप्त होने के पश्चात भी निर्वाचन कराए कि नहीं कराए, इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है, अगर 1 वर्ष समाप्त हो गया, स्थिति सामान्य हो गई, चुनाव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता है। अपना कार्य करने के लिए निर्वाचन आयोग को क्या क्या स्वतंत्रता है संविधान ने दी है। देखिए, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय, सभी को पता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। एक संविधान निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद द्वारा बनाए गए विधि और नियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से अपने पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया, यानी जिस आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है, जिसका आधार हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, दुर्व्यवहार और अक्षमता। इस आधार पर, इस दोषारोपण पर जब संसद में मतदान होता है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा उस प्रक्रिया को गुजरना होती है, और यदि सिद्ध हो जाता है, विशेष बहुमत से वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं, सेवा शर्तें में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद
ठीक है, देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 324, ठीक है, पहला अनुच्छेद 324, इसमें क्या है? चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। किस आर्टिकल में लिखा रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 325, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326, इसमें क्या है? लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 327, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। यदि विधानमंडलों के चुनाव किस प्रकार होंगे, ये जो संबंधित शक्ति बनाती है, विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जो नियम या शक्तियां हैं वो संसद के पास है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 328, राज्य विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति, ठीक है। राज्य विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। आगे देखते हैं, 329, चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 329, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 329A, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। इसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान थे। इस अनुच्छेद को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया इस अनुच्छेद को, याद रखना। लेकिन निर्वाचन आयोग में से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से निर्वाचन आयोग के कौन से आर्टिकल को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है? तो 329A। आगे देखते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। किसकी सलाह पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के प्रावधान है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख आर्टिकल 326 में है। अगला देखते हैं, भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, वोट देने का अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं, 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, इसके द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष, ठीक है। और ये कब से लागू हुई? 28 मार्च 1989 से ये लागू हो गया संपूर्ण भारत में। यानी निर्वाचन आयोग ने मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और आगे देखते हैं, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? विगत जनगणना, पिछली जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना, ये परिसीमन आयोग का कार्य होता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो चुनाव आयोग रहता है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य रहता है, याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, अभी तक कितनी बार
परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो 1952, 1963, 1973 और 2002। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, याद रखना। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हुई थी, प्री की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। बी.एस. रमा देवी, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी। आगे देखते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में 1982 में 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग हुआ था केरल राज्य में, याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव, संपूर्ण भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब करवाए गए थे? ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो ये हुए थे 2004 के। ठीक है, अगला देखते हैं, वीवीपैट, वीवीपैट पर्चा मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में नागालैंड से शुरू हुआ, नागालैंड में किया गया था। ये क्या मशीन है इसमें दोस्तों? तो जैसे ही वोटर बैलेट पेपर पर, बैलेट मशीन में संबंधित उम्मीदवार के समक्ष अपना अंगूठा दबाता है, तो इस मशीन के द्वारा उसका चुनाव चिन्ह उसको दिख जाता है कि हमने जिस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया है वो चुनाव चिन्ह सही है या नहीं है, या दबा है या नहीं दबा है। तो वीवीपैट मशीन पर संबंधित का चुनाव चिन्ह दिख जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी, निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी कौन है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। निर्वाचन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत निर्वाचन आयोग आता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन, आप सभी को पता है। इसके बाद अगला देखते हैं, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील चंद्रा, जो अप्रैल 2021 से नियुक्त हुए और अभी वर्तमान में अपने पद पर कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।